नमस्कार। आज हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के शोध प्रकल्प द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय शोध आलेख प्रतियोगिता के प्रथम विषय भारतीय ज्ञान परंपरा और शोध पर चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात करने के पहले हम यह समझे कि शोध क्या है। शोध की जो सर्वस्वीकार्य परिभाषा है वह यह है कि शोध नए ज्ञान का सृजन है, साथ ही शोध पूर्व ज्ञान का परीक्षण और पुनः परीक्षण है। अब सवाल यह उठता है, चाहे वह भारतीय ज्ञान परंपरा हो या पाश्चात्य ज्ञान परंपरा या जिसे हम आधुनिक ज्ञान परंपरा कहते हैं, उसमें सब में नए ज्ञान के सृजन की बात आती है और पूर्व ज्ञान के परीक्षण और पुनः परीक्षण की भी बात आती है। लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है? शोध नए ज्ञान का सृजन है तो वह सृजन का साधन क्या है, सृजन का माध्यम क्या है, शोध की प्रविधि क्या है, जिसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। मेथड ऑफ नोइंग और फिलॉसफी की भाषा में एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा कहते हैं। यदि हम आधुनिक संदर्भ को देखें तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक प्राकल्पना करते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्टेबल फॉर्म में लिखते हैं या हाइपोथेसिस टेस्टेबल फॉर्म में ही लिखा जाता है, ये कहें तो बेहतर होगा। पुनः नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस की अवधारणा आधुनिक शोध की अवधारणा है। प्राचीन परंपरा में यह अवधारणा नहीं थी। उसके बाद हम सैंपल लेते हैं, फिर शोध की प्रकृति के हिसाब से रिसर्च डिजाइन, जिसे शोध अभिकल्प कहते हैं, उसका चयन करते हैं। फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके हम डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। यह आधुनिक शोध परंपरा है, आधुनिक शोध परिपाटी। भारतीय ज्ञान परंपरा जो शोध की अति प्राचीन परंपरा है और वह सहज शोध की परंपरा है, स्वाभाविक शोध की अक्षुण्ण परंपरा है, उसमें हम प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। सबसे पहला जो मेथड ऑफ नोइंग है वह प्रत्यक्ष है, जिसे हम आज ऑब्जर्वेशन या एम्पिरिकल मेथड कहते हैं। उसके बाद अनुमान। यदि धुआं है तो वहां आग होगी, अनुमान विधि। उसके बाद तर्क, अनुमान में भी और अनुमान से इतर भी तर्क का आश्रय लिया जाता है।
और अधिकतर ज्ञान तर्क पर आधारित है, साथ ही जो विज्ञान आज के महानतम वैज्ञानिक, या हम कहें 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है, वह यह कि वह सूक्ष्मतम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं या वेव्स हैं, 19वीं 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में वेव्स की बात आ गई, वेव्स की संकल्पना आ गई। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट को वेव कहा जाता है। तो यहाँ स्थिति यह उत्पन्न होती है कि लाइट वेव है, लेकिन हम उसे पार्टिकल भी कह सकते हैं, और पार्टिकल्स सिर्फ पार्टिकल्स भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो पैचेज में रहते हैं। तो एक डुअल नेचर ऑफ जो लाइट है, डुअल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है। एक कंट्रोवर्सी, पार्टिकल्स वर्सेस वेव्स कंट्रोवर्सी, जिसका समाधान स्टीफन हॉकिंग ढूंढने का प्रयास करते हैं। और यही कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं कणाद के परमाणुवाद, जिसमें डिस्क्रीट एटम्स की संकल्पना है, पृथ्वी द्विविधा, नित्या अनित्या, परमाणु रूपेण नित्या, कार्य रूपेण अनित्या, यह संकल्पना थी। पृथ्वी दो प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य, एक नश्वर और दूसरा परिवर्तनशील, और दूसरा न नष्ट होने वाली, परिवर्तन जिसमें नहीं हो, ऐसी पृथ्वी। तो परमाणु के रूप में जो पृथ्वी है वह नित्य है, और कार्य रूप में जो पृथ्वी है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, जो नश्वर है, नाशवान है, वह अनित्य है। यह परमाणुवाद की संकल्पना थी महर्षि कणाद की, जो वैशेषिक दर्शन में और बहुत हद तक न्याय दर्शन में गौतम ऋषि द्वारा भी इसकी परमाणु की कल्पना की गई। न्याय और वैशेषिक काफ़ी मिलते जुलते भारतीय दर्शन है। वहीं जब हम वेदांत की बात करते हैं तो वहाँ अक्षर की संकल्पना आ जाती है, वहाँ आत्मा ब्रह्म की संकल्पना आ जाती है, जो आज के क्वांटम फिजिक्स की संकल्पना से काफ़ी मिलती जुलती संकल्पना है। वह परमाणु के डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करता है, अपितु एक सतत आत्मा, सातत्य गमने, अक्षर जिसका क्षरण न हो। परमाणु और अक्षर में समानता ये है कि परमाणु भी अक्षर है, जिसका द मोस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल इज एटम, परमाणु, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी ऑफ महर्षि कणाद, वैशेषिक दर्शन। On the other hand, we have Atma. The sound resembles atom and Atma. Akshara Brahma, Param Akshara Brahma. But there is a sense of continuity. Unlike the atom of Maharishi Kanaad, there is a sense of continuity in the concept of Atma, in the concept of Akshara Brahma, जिसका सातत्य
कभी टूटता नहीं, जो समान रूप से सर्वत्र विद्यमान हो, जिसकी सत्ता समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है, विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जो अनादि निधन है, जो अजन्मा है, और जो स्थिर है, अनेजतम, जो अनेजदेकम, जो अनेजत है, जिसमें कंपन नहीं है, सी द डुअल नेचर, एंड एट द सेम टाइम मनसो जवीयो, जिसकी गति मन से भी तेज है, द थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी, द प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी साइंस फेसेस टुडे, and the quantum mechanics, the theory of quantum mechanics is based upon. So ये अक्षर आत्मा ब्रह्म versus the discrete particle, the discrete is the most indivisible particle, that is परमाणु. इसलिए विज्ञान, आज का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान भी वहीं पहुंच गया है, उसी कंट्रोवर्सी तक पहुंच गया है, जो कंट्रोवर्सी, या यूं कहें कि जिस कंट्रोवर्सी, जिस शंका के निवारण के लिए वेदांत की रचना हुई, ब्रह्मसूत्र की रचना हुई, और इसमें परमाणुवाद का, सांख्य दर्शन का और तमाम दर्शन का खंडन किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस की बात की गई थी, सेपरेट एग्जिस्टेंस की बात की गई थी, और उस सेपरेट एग्जिस्टेंस में भी जो एक तारतम्यता है, जो एक वननेस है, जो अपृथकता है, पृथक दिखते हुए भी जो अपृथक है, वास्तव में पृथक नहीं है. तो फिर भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान में अंतर कहाँ आता है? आज आधुनिक विज्ञान स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक एक यूनिफाइड थियरी, एक समेकित सिंगल थियरी, ऐसी थियरी की खोज कर रहे हैं, ऐसी थियरी की कल्पना कर रहे हैं जो ब्रह्मांड को पूरी तरह, आंशिक रूप से नहीं, पूरी तरह एक्सप्लेन करें. लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी तक उनके थियरीज पार्शियल थियरीज हैं. ये स्टीफन हॉकिंग के शब्द हैं, पार्शियल थियरीज हैं. एंड स्टीफन हॉकिंग एंड अदर साइंटिस्ट्स लाइक हिम seem to be struggling for unified theory. क्योंकि पार्शियल थियरीज के लिमिटेशंस होते हैं, पार्शियल थियरीज कांट गो बियॉन्ड दैट. वो एक चंक ऑफ फिनोमेना को तो फिनोमिनन और फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इन टोटलिटी दे फेल. स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि वो एब्सर्ट आउटकम उनका आता है जब हम उन्हें अप्लाई करना चाहते हैं यूनिफाइड थियरी की तरह, टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, एज वेल एज द एग्जिस्टिंग पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द यूनिवर्स. वहीं दूसरी ओर भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषदों का उद्घोष है, पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है। यह जगत पूर्ण है, पूर्णमिदं, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। और ये पूर्ण से यदि पूर्ण को हम घटा दें, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होने के बाद भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। गणितीय रूप से यदि हम देखें तो शून्य, जीरो, जीरो प्लस जीरो जी इज इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये पूर्णत्व की स्थिति है, वो ये समत्व की स्थिति है, यह एकत्व की स्थिति है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा समग्रता की दृष्टि है, तो दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान सापेक्षता की दृष्टि है। और रसेल लिखते हैं कि जब हम सापेक्षता की बात करते हैं तो हमें पूर्णता मानना पड़ेगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी बी सी के रिलेटिव है, सापेक्ष है, ए सी ए बी के रिलेटिव है, और ये सभी ए बी सी के रिलेटिव हैं। तो ए बी, ए सी, बी सी, इनको जो पूर्ण है टू अ वेरी लिमिटेड, इन अ वेरी लिमिटेड कंटेक्स्ट, जो ए बी सी को यदि पूर्ण मान लिया जाए, तो जैसे ही ए बी और बी सी की रिलेटिविटी की सापेक्षता की बात करते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं, तो हमें ए बी सी कोई पूर्ण को मानना पड़ेगा। आज न कल आधुनिक विज्ञान भी उस पूर्णता को प्राप्त करेगा। यद्यपि अभी तक आधुनिक विज्ञान को इसमें सफलता नहीं मिली है, तो जो मेथोडोलॉजी है, जो शोध की प्रविधि है, उसमें भी बहुत अंतर है। हमने आधुनिक विज्ञान की प्रविधि बताई, ऑब्जर्वेशन है, एम्पिरिकल मेथड है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये लिमिटेशन है हमारे आधुनिक मॉडर्न साइंस का। और यही लिमिटेशन हमारे ऋषि मनीषियों का, हमारे जो मंत्र दृष्टा रिसर्चर्स थे, उन्हें सुलभ नहीं था। उनके पास टेक्नोलॉजी जो आज है, गैलीलियो की दूरबीन से हमारी प्रौद्योगिकी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, टेक्नोलॉजी एज अ टूल ऑफ नोइंग, एज अ मेथड ऑफ नोइंग, सैटेलाइट चंद्रमा पर भेज देते हैं, सैटेलाइट मंगल ग्रह पर भेज देते हैं, और वहाँ से वो फोटो, वहाँ से यथास्थिति का हमें ज्ञान हो जाता है। उसके लिए ऋषियों को अपने मन पर ही आश्रित रहना पड़ता था। इस मायने में वह आत्मनिर्भर थे। मन की गति बहुत तेज है। मन की गति सिर्फ वर्तमान में नहीं होती है, मन की गति पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी होती है।
जो त्रिकालदर्शी, तो आज भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के बावजूद जो मन की क्षमता है, मन का पोटेंशियल है, जो इस ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का जो पोटेंशियल है, वो दैट इज द ग्रेटेस्ट, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ नोइंग। और उस मन को पूर्णता का बोध कराना, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता थी, जिसके लिए अष्टांग योग, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, शौच आदि, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधन होते थे, जिसके द्वारा चंद्रमा में ध्यान करके चंद्रमा का रहस्य जान लेते थे, पृथ्वी का ध्यान करके पृथ्वी का रहस्य जान लेते थे। हमारे शास्त्रों में, हमारी ज्ञान परंपरा में कभी कोई गैलीलियो नहीं हुआ, अर्थात किसी गैलीलियो को हमने प्रताड़ित नहीं किया, आर्यभट्ट के पीछे लठ लेकर के नहीं पड़ गए कि भाई पृथ्वी गोल कैसे है। हमारी ज्ञान परंपरा में पृथ्वी को चपटा कहीं नहीं कहा गया। तो ऐसी जो वैज्ञानिक दृष्टि है, ऐसी जो एक दिव्य दृष्टि है, ऐसी जो एक समग्र दृष्टि है, ऋग्वेद का उद्घोष है, पृथ्वी छंदः अंतरिक्ष छंदः। पृथ्वी छंद है, अंतरिक्ष छंद है। आज हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आदि की बात करते हैं। आप इस एक मंत्र का अर्थ करें तो आपको सारे उपागम, सारे अप्रोच समझ में आ जाएंगे। आप पृथ्वी को छंद कहा। छंद क्या है? एक समान गति, ग्रह नक्षत्रों की एक समान गति, और न सिर्फ गति बल्कि उसमें से जो ध्वनि निकलती है, गति के साथ साथ ध्वनि होगी, तो वो जो एक समान गति से उत्पन्न ध्वनि छंद है। छंद गणित है। आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है एनर्जी इज नथिंग बट मैटर, इज नथिंग बट एनर्जी, एंड एनर्जी इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। ये पूरा ब्रह्मांड गणित पे चल रहा है, कैलकुलेशंस पे चल रहे हैं, छंद पे चल रहे हैं। छंद लयबद्ध होता है, मात्राओं का थोड़ा सा भी हेर फेर हुआ, छंद गड़बड़। तो पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, अन्य ग्रह नक्षत्रों की गति, सूर्य की गति, सूर्य परिक्रमा कर रहा है, हमारी गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है अनवरत। तो ये जो एक परस्पर तारतम्यता है, ये जो छंदोबद्धता है, ये जो रिदम है, ये जो संगीत है, तो संगीत, म्यूजिक, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, छंद के द्वारा बोध, ये ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से जो एक समग्र दृष्टि का बोध, समग्र दृष्टि विकसित करना, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता है। और आज वह समय आ गया है जब शोध को लेकर के मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडी एंड रिसर्च
की बहुत बातें हो रही हैं, तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों की जो शोध दृष्टि है उस पर हमने संक्षेप में प्रकाश डाला। धन्यवाद।